नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का फाइनेंशियलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिरयानी हम सभी का बहुत ही फेवरेट फूड होता है और बिरयानी बनाने के लिए जो है बासमती राइस का यूज किया जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ KRBL लिमिटेड, एक ऐसी कंपनी जो बासमती राइस का प्रोडक्शन करती है और उसको मार्केट में लाके सेल करती है। प्रोडक्शन इन द सेंस, ये किसी फैक्ट्री में इसको नहीं उगाते हैं। जाहिर सी बात है, राइस है तो किसी फैक्ट्री में नहीं होगा। किसान इसको अपने खेतों में उगाता है, ये किसानों से लेते हैं और उसके बाद वो उसको प्रोसेस करते हैं और लाके जो है मार्केट में बेचते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनके जो है फंडामेंटल एनालिसिस का, जिसमें हम पहले देखेंगे इनका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी पैसे कैसे कमाती है। उसके बाद हम इनका जो है लास्ट 5 ईयर का फाइनेंशियल्स देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ हम वैल्यूएशन भी देखेंगे, कंपनी भी महंगी है सस्ती है। और लास्ट में मैं डिस्कशन करूंगा कि क्या मैं अभी जो है इस कंपनी में बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ या नहीं इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे इमेज में इंडिया गेट, ये इनका बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो लगभग 220+ रुपीज़ पर केजी अगर यहाँ पे ये जो है इस प्रोडक्ट को बेचते हैं। और इसके अलावा अगर मैं इनके बिजनेस मॉडल की बात करूं, कंपनी पैसे कैसे कमाती है, तो ये तो आपको पता चल गया कि कंपनी अभी करती क्या है। ये किसानों से राइस लेती है और उसको जो है मार्केट में लाके बेचती है। डायरेक्ट राइस नहीं लेते हैं, किसानों से पैडी लेते हैं, धान अगर आपको पता हो तो नॉर्थ इंडिया में उसको बुलाता है, और उसको जो है प्रोसेस करते हैं। लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए बहुत जो है इनका एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होता है जिससे इनको होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले चल के हम जो है उनको डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो 5 से 6 स्टेप्स हैं जिसमें जो ये अपना जो है बिजनेस करते हैं। पहला उसमें स्टेप है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। अब देखिए ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसा इनका खर्च होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिसमें स्पेशली क्वालिटी पैरामीटर्स, जो क्वालिटी चेक करते हैं कि जो ये बीज बोने वाले हैं, मतलब सीड वगैरह जो है वो उसका क्वालिटी कैसा है। उसके बाद मान लीजिए अगर मान लीजिए खेती करनी है तो कितने हिसाब से पानी देना है या कौन से टाइम पे इसको बोना है, ये एक्सेट्रा जो यहाँ पे ये रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। ये प्री और पोस्ट हार्वेस्टिंग, जैसे मान लीजिए धान की जब खेती होती है तो उसको फसल को काटा जाता है। प्री या पोस्ट हार्वेस्टिंग में क्या क्या टेक्निक्स हैं, किस तरीके से जो है यहाँ पे हार्वेस्टिंग की जाए कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे अच्छा यहाँ पे धान निकल के आए, ये उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते हैं। इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसे जो क्वालिटी बूस्ट हो, यहाँ पे जो हेड राइस काउंट हो वो इम्प्रूव्ड हो। कभी कभी क्या होता है, जो डेड पैडीज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसके साथ साथ इनका लोअर कॉस्ट हो, कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम करना पड़ता है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। उसके बाद सेकेंड फेज जो आता है इनका सीड डेवलपमेंट का। यहाँ पे क्या करते हैं, ये अपना खुद से जो है अपना सीड उगाते हैं। ये किसानों के भरोसे ही करते हैं, अपना जो सीड बनाते हैं उसके बाद वही सेम सीड जो है ये आके किसानों को देते हैं। उनको बोलते हैं कि आपको जो है यही बीज बोना है और इससे जो धान निकलेगा वही हम आपसे जो है लेंगे। उसके बाद थर्ड जो यहाँ पे फेज है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। यहाँ पे क्या करते हैं, इनका जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो फार्मर्स होते हैं इनसे जो इनका एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे फार्मर जो है धान को उगाता है और वहाँ पे वो जो है इससे जाके खरीदते हैं किसान से। उसके बाद प्रोक्योरमेंट, फोर्थ स्टेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है दोस्तों। यहाँ पे क्या करते हैं, किसानों से जाते हैं वहाँ से धान को खरीदते हैं। धान मतलब पैडी। अभी देखिए क्या होता है, जब हम पैडी लेते हैं किसानों से तो उसमें बहुत सारे जो है डेड पैडीज होते हैं। डेड पैडीज मतलब एक ऐसा धान जो येलो कलर का होता है, हम नॉर्थ इंडिया में उसको जो धान बोलते हैं पैडीज को, आई डोंट नो अदर अदर पार्ट्स में क्या बोलते हैं उसको। तो जहाँ पर बोले तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डेड पैडीज होते हैं। उसमें होता है क्या, कि जो येलो वाला कवर होता है वो तो होता है, लेकिन उसके अंदर जो है मटेरियल्स नहीं होता है। तो उस चीज़ को नहीं निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर वो भी ले रहे हैं तो यहाँ पे जो इनका ज़्यादा काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो उस चीज़ को निकालने के लिए बहुत सारा जो इनका डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, मशीनरीज लगाई गई हैं। तो ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है प्रोक्योरमेंट का, क्योंकि यहाँ पे इनको केवल अच्छे धान ही खरीदने हैं किसानों से, नहीं तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है एजिंग एंड स्टोरेज का। इसमें क्या करते हैं, अगर अभी आपको पता हो, जब मान लीजिए जिस सीजन में धान होता है वहाँ से लेके उसको जो है हम मिल करते हैं, मतलब उसके जो छिलके वाला येलो वाला कलर था उसको निकालते हैं, फिर जब वो राइस बनता है तो उसी सीजन में जो है हम राइस को नहीं खाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए सेम उसी सीजन में आप राइस को खाते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, और जो है उसको पकाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसके लिए यहाँ पे एजिंग करना पड़ता है। एजिंग मतलब इनका जो है स्टोरेज कैपेसिटी होता है, वहाँ पे ये धान को ले आकर रखते हैं कुछ दिनों तक। उसके बाद यहाँ पे जो है उसकी मिलिंग होती है, और मिलिंग में क्या करते हैं, धान के जो मतलब धान होता है उससे राइस को बनाया जाता है, एक तरीके से आप पिसाई बोल लीजिए। जो ये येलो कलर का छिलका होता है उसको निकालना। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है यहाँ पे ये कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बनाते हैं। अगर मैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में बताऊँ क्या क्या बनाते हैं, तो ये एडिबल ऑयल बनाते हैं। राइस का जो ब्रेन होता है, मतलब ये मिलिंग के बाद जो राइस का जो छिलका बचता है उसको राइस ब्रेन बोलते हैं, वहाँ से उसकी वजह से जो ये एडिबल ऑयल बनाते हैं। उसके बाद फ्यूल एडिटिव बनाते हैं। पैडी, अभी मैंने बोला कि यहाँ से जो छिलके निकलते हैं उसकी वजह से उसको एज ए फ्यूल के लिए भी यूज़ करते हैं। उसको बर्न करने के बाद जो हस्क होता है उससे जो ये पावर भी जनरेट करते हैं। ये इनके जो है कुछ वैल्यू एडिटिव प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा कैटल फीड में भी यूज होता है, जो राइस ब्रेन निकलता है यहाँ पे मिलिंग से। तो ये एक्सेट्रा जो इनकी
वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, लेकिन हालांकि यहाँ से इनका जो है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। मेन जो रेवेन्यू आता है उनका राइस को सेल करने से ही आता है। उसके बाद चलिए, ये तो विज्ञान के बिजनेस मॉडल। यहाँ पे हम जो मार्केट शेयर की बात करते हैं कि जियोग्राफिकली मतलब कौन कौन से एरिया में इनका जो मार्केट शेयर कितना है। अगर मैं टोटल ओवरऑल बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड में जितना भी बासमती राइस बेचा जाता है उसमें 35% जो है यहाँ पे ये KRBL कंपनी ही बेचती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करूँ सेकंड रीजन में, तो UAE में 34% मार्केट शेयर इनका। उसके बाद अगर नेक्स्ट कंट्री की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका में 44% का मार्केट शेयर इनके बासमती राइस का। उसके बाद कतर में भी 27% का मार्केट शेयर है, हांगकांग में 9% का, और कुवैत में 19.7% का, और यूके में 11% का। तो यहाँ पे कुछ कंपनी आप बहुत ध्यान रखिएगा, जैसे UAE है, कतर है, उसके बाद कुवैत है, इवन सऊदी अरेबिया में भी ये जो है बेचते हैं। तो यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट वाली रीजन है, मिडिल ईस्ट रीजन में इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, वहाँ पे बहुत सारे जो है इनका प्रोडक्ट बेचा जाता है। ये हो गया इनके मार्केट शेयर के बारे में। अगर मैं कुछ और इनके बारे में बताऊँ तो यहाँ पर जो है दो इनके मेन प्रोडक्ट हैं, अभी हमने बात करी थी इंडिया गेट की, और उसके बाद एक और इनका प्रोडक्ट है नूरजहां। ये काफ़ी जो है प्रीमियम प्रोडक्ट है इनके। अगर मैं बात करूँ मार्केट वाइज तो ये देखिए कनाडा में नंबर 1 पोजीशन पर है यहाँ पे इंडिया गेट। उसके अलावा अगर मैं सऊदी अरेबिया में बात करूँ तो इंडिया गेट वहाँ पे नंबर 2 पोजीशन पे है पूरे ब्रांड वाइज की बात की जाए तो। साउथ अफ्रीका में नूरजहां जो है नंबर 1 ब्रांड है। उसके बाद अगर यहाँ पे कतर में भी देखिए तो नूरजहां लगभग नंबर 4 ब्रांड है। उसके बाद इंडिया गेट देखिए कतर में, UAE में, बहराइन में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, इन सारे कंट्रीज जो है नंबर 1 ब्रांड है। तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ दे सकते हो, ब्रांड वाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनका जो है प्रीमियम ब्रांड है वो तो है ही है। उसके साथ साथ यहाँ पे मार्केट वाइज भी जो है मार्केट लीडर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में, और इनका रीच भी काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल लग रहा है। बाहर की जो है कई सारे देशों में जो है इनका जो है रीच फैला हुआ है। तो बिजनेस वाइज काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, अपने ब्रांड वाइज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अब चलिए इनका थोड़ा सा फाइनेंशियल देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सेल्स फिगर देखेंगे। इनका सेल्स फिगर जो है 2016 में था 3360 करोड़ के आसपास, और जो 2020 में बढ़ के हो गया 4499 करोड़। यहाँ पे ठीक ठाक जम दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर मैं इनके एक्सपेंसेस की बात करता हूँ तो 2016 में इनका एक्सपेंस था 2913 करोड़, जो कि 2020 में बढ़ के हो गया 3629 करोड़। तो एक्सपेंस भी जो है उसी सेम रेट से लगभग लगभग बढ़ रहा है। उसके बाद अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2016 में था 447 करोड़, जो 2020 में बढ़ के हो गया 870 करोड़। अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो 2016 में था 13%, 2017 में बढ़ के हो गया 20%, 2018 में था 24%, फिर 19 में 21%, 2020 में 19%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी हेल्दी मेंटेन कर रहे हैं, लगभग 18 से 20% के बीच में। उसके बाद अगर मैं CAGR ग्रोथ की बात करूं तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ लगभग 7.4% के आसपास का है, ये सेल्स ग्रोथ है। और उसके बाद ये इनका जो है एक्सपेंसेस का जो ग्रोथ है CAGR 6.76% के आसपास, और उसके बाद प्रॉफिट जो इनका लगभग 10.5% के आसपास के CAGR से ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक ही देख पा रहे हो, सेल्स लगभग जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है उनका एक्सपेंस भी जो है उसी हिसाब से या उससे थोड़ा सा कम रेट से ग्रो हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हालांकि बहुत अच्छा नंबर नहीं है, 7.44% का जो CAGR सेल्स में बहुत अच्छा नंबर नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से, और 10.5% का प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं है। तो यहाँ पर भी आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, ब्रांड वाइज तो कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, प्रोडक्ट वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, लेकिन ये चीज़ जो है इनके मार्केट उसमें नहीं झलकती। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश करूँ, उनका मार्केट कैप एक स्मॉल कैप कंपनी है, 4000 जो है लगभग 4800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। उसका बाद हमने ग्रोथ भी देख लिया, यहाँ पे ऑलरेडी लगभग सेल्स 7 से 8% के आसपास का ग्रो हो रहा है। ROC और ROE अच्छा नंबर है, लगभग 21 और 19% के आसपास। लेकिन एक चीज़ आपने देखें, स्टॉक का पी केवल 8% है, सॉरी केवल 8 है, यानी कंपनी काफ़ी ज़्यादा सस्ती, काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे भी हमने जो इनके ब्रांड की बात करी, जियोग्राफिकल रीच इतनी अच्छी है, इतने प्रीमियम प्रोडक्ट ये बेचते हैं, और हर जगह पे ये लगभग लगभग मार्केट लीडर हैं। तो इतना अच्छा है अगर सब कुछ कंपनी का, तो फिर भी कंपनी इतनी सस्ती क्यों है, केवल 8 के पी पे क्यों मिल रही है? तो उसके पीछे कुछ रीजन है, वो आपको जानने पड़ेंगे। आप ब्लाइंडली ये नहीं बोल सकते हो कंपनी बहुत ज़्यादा सस्ती है तो चलो इसको चल के जो है खरीद लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा इनके प्रमोटर्स की इंटीग्रिटी के बारे में। काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड के केसेस लगे हुए हैं इनके प्रमोटर्स में पिछले 3 साल में ही। देखिए आप, अभी 3 वीक्स एगो की न्यूज़ है, मतलब 2020 में दिसंबर में लास्ट में ही VVIP चौफर डील, ED अरेस्ट बिजनेसमैन एंड डायरेक्टर ऑफ कंपनी KRBL। तो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको जो ED ने अरेस्ट किया था VVIP चौपर डील में, ये 2020 की बात है, लगभग दिसंबर के लास्ट में। उसके बाद 2019 देखिए 5 जुलाई 2019 में KRBL शेयर प्लंज बिकॉज ED अटैच प्रॉपर्टीज इन एम्ब्रेयर डिफेंस डील केस। तो यहाँ पर भी जो है 2019 में भी जो ED ने इनके कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह अटैच किए थे फ्रॉड के केस में भी, वहाँ पर भी शेयर प्राइस लगभग 20% के आसपास गिर गया था। उसके बाद अगेन देखिए ED अरेस्टेड फॉर्मर डायरेक्टर इन अगस्टा स्कैम, यहाँ पर भी शेयर जो है लगभग 20% के आसपास गिर गया था। अभी देखिए यहाँ पे 3 न्यूज़ हैं, 3 बार, मतलब पिछले 3 साल में, 2018 में, यहाँ पे सॉरी 2018 में, 2019 में और 2020 में, मतलब पिछले 3 साल में हर एक साल
हर एक मतलब हर साल में एक बार जरूर इनके प्रमोटर में कुछ ना कुछ जो है स्कैम का वो आरोप लगा है। 2 बार तो ये अरेस्ट हुए हैं, 2020 2018 में, 19 में कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे ईडी ने जो है जब्त करी थी। अब देखिए कि कोई एक ऐसी कंपनी जहाँ पे पिछले 3 साल में लगातार 3 बार कंपनी फ्रॉड का केस लगाओ, 2 बार जो है इसका जो है प्रमोटर्स हैं वो जेल गए हो, तो क्या आप उस कंपनी में पैसे डालना चाहोगे? मैं तो कभी नहीं डालूंगा, भले ही कंपनी मुझे कितनी भी सस्ती मिल रही हो, क्योंकि रिटर्न से पहले मुझे जो है अपना रिस्क देखना है। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा प्रमोटर है जो जिसपे इतना ज़्यादा फ्रॉड का केस लग रहा है, तो कल को किस तरीके से बिजनेस चलाएगा, हमारा पैसा इनके हाथ में सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है, तो यहाँ पे तो मैं जो है अपना पैसा कभी भी नहीं डालूंगा दोस्तों। और यही नहीं, ये जो इनके साथ ये जो फ्रॉड हुआ है, चलिए मान लीजिए अगर किसी एक केस होता, अगर मान लीजिए कोई एक केस है और उसी केस में बार बार इनको जेल जाना पड़ रहा है, या मान लीजिए कुछ बार बार इन पे जो है कुछ केसेस चल रहे हैं, तो वो भी समझ में आता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी कुछ सेलिब्रिटीज जैसे सलमान खान, उन पे एक केस चल रहा है, तो उस केस के बारे में बार बार जो है उन्हें कोर्ट जाना पड़ता है। तो अगर वहीं सेम मान लीजिए इनके ऊपर भी कोई एक केस होता है और बार बार एक कोर्ट जा रहा होता है या जेल जा रहा होता है, तो वो भी समझ में आता है। यहाँ पे देखिए 3 साल अलग अलग इन पे जो है फ्रॉड का केस लगा है, और तीनों साल अलग अलग केस हैं। 2020 वाला देखिए वीवीआईपी चॉपर डील, 2019 में देखिए तो इम्ब्रेरा डिफेंस डील, और अगर 2018 वाला देखिए तो अगस्ता स्कैम। मतलब पिछले 3 साल में 3 डिफरेंट इन्होंने स्कैम करा है। ये भी नहीं कि एक ही स्कैम के लिए बार बार जो है ईडी इनको परेशान कर रही है। तो कंपनी का जो प्रमोटर वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही यहाँ पे फ्रॉड प्रमोटर्स हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे मैं रिटर्न्स की बात करूँ, तो एक चीज़ आपको देखने को, अगर आप पिछले 20 साल का इनका रिटर्न देखिए तो लगभग 13,000% के आसपास का रिटर्न दिया है। मतलब अभी आपका पैसा लगभग 130 टाइम्स हो गया है, अगर आपने 20 साल पहले शेयर में इन्वेस्ट किया होता तो। लेकिन यहाँ पे आपको ये पूरा पिक्चर नहीं है। अगर इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, तो पहले यहाँ पे 2017 तक देखिए स्टॉक प्राइस कितना बेहतरीन था। 2017 में कंपनी ने लगभग 675 रुपये के आसपास का अपना हाई बना था। और अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखा था 2018 में जो है इनका पहला फ्रॉड वाला केस आया था, जब ईडी ने इनके जो है डायरेक्टर को गिरफ्तार किया था। और वहाँ से देखिए 2018 के बाद से शेयर प्राइस लगातार जो है एक ही डायरेक्शन में गिरता ही जा रहा है। तो यहाँ पे 2017 तक बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा था। बिजनेस के साथ साथ प्रमोटर पे कोई भी इतने एलिगेशंस नहीं थे, तो शेयर प्राइस अच्छा जा रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ईडी वगैरह ने इनको अरेस्ट किया, वहाँ से देखिए शेयर प्राइस कितना ज़्यादा गिर गया है। और अगर मैं इनको चार्ट पर चल के दिखाऊं, तो यहाँ पे बहुत ही बियरिश पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसको बोलते हैं लोअर लो एंड लोअर हाई। अभी देखिए यहाँ पे कंपनी का हाई बना था, उसके बाद कंपनी में थोड़ा सा डिप होकर फिर कंपनी के ऊपर जाती है। तो ये वाला जो हाई था इस वाले हाई से कम है, राइट। यहाँ पे फिर कंपनी अगर यहाँ पे नीचे गिरती है, फिर थोड़ा सा बाउंस बैक होता है। तो यहाँ पे जो कंपनी हाई बनाती है, इसका चार्ट पिछले वाला हाई से कम है। फिर इसी तरीके से ये वाला हाइट इस वाला हाइट से कम है। फिर ये वाला हाई जो है इसके हाई से कम है, राइट। फिर ये वाला हाई जो है अपने पिछले वाला हाई से कम है। सेम इसी तरीके से अगर लो देखिए, तो यहाँ पे एक कंपनी का लो बना था, फिर यहाँ पे लो बना था, फिर यहाँ पे लो बना था। तो ये वाला जो लो है अपने पिछले वाले लो से नीचे है। ये वाला लो जो है अपने पिछले वाले लो से नीचे है। सेम उसी तरीके से ये वाला जो लो है अपने पिछले वाले लो से नीचे है। ये वाला लो जो है अपने पिछले वाले लो से नीचे है। इसको हम स्टॉक टेक्निकल पैटर्न में बोलते हैं लोअर लो बनाना और लोअर हाई बनाना। और ये बहुत ही ज़्यादा बेरिश पैटर्न होता है दोस्तों। और अभी आप देख पा रहे होगे 2017 तक तो स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा था। उसके बाद से शेयर प्राइस जो है लगातार यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। बिजनेस वाइज मैंने आपको दिखा दिया, सेल्स ग्रोथ नियरली केवल 7 या 7.5% के आसपास इनका ग्रो हो रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 11% के आसपास के CAGR से ग्रो हो रहा है पिछले 5 साल में। और उसके ऊपर से प्रोमोटर्स पे लगातार पिछले 3 साल में फ्रॉड के केसेस लगे हैं। प्रोमोटर जो है 2 बार जेल जा चुके हैं, यहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टीज कुछ जब्त की जा चुकी हैं ईडी के द्वारा। तो ऐसी कंपनी में आपको पैसे क्यों डालने हैं? ये हालांकि मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट करी थी, इस वजह से यहाँ पे जो मैंने इस वीडियो को बनाया है। अदरवाइज इस कंपनी के बारे में इवन रीड करने के बारे में जो है मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, अगर इस तरीके के फ्रॉड अगर मान लीजिए प्रमोटर्स करते हैं तो अभी मैं अपना अगर ओपिनियन दूँ, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगा, यहाँ पे मैं जो है कोई भी बाइंग नहीं करूँगा। और मैं आपको भी बोलूँगा कि आप भूल से भी इस कंपनी में जो है बाइंग मत करिएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में भी मान लीजिए अगर किसी ने बाइंग करा होगा तो उसको 2017 तक तो अच्छा रिटर्न मिल रहा था। लेकिन अगर उसने यहाँ पे अगर सेल नहीं किया होगा, तो उसके रिटर्न काफ़ी ज़्यादा और कम हो गए होंगे, खराब हो गए होंगे। और मान लीजिए अगर जिसने इस यहाँ पे अगर ऑल टाइम हाई पे बाई करा है, तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उसका तो यहाँ पे जो है और ही बुरा हाल हो रहा होगा। तो अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बिग नो है, आपको नहीं करना है। अब चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टेड है और उनका जो है पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है। तो उनके लिए मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बोलूँगा। अभी देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे होल्ड करिए और यहाँ पे दुआ करिए कि मार्केट ऊपर जाए, तो ये स्टॉक भी ऊपर जाए, तो आप जो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। प्रॉफिट नहीं बुक हो रहा है तो एटलीस्ट लॉस को कम लॉस आपको हो जाए और उस टाइम पे आप निकल जाओ। या तो मैं बोलूँगा आपको इंस्टेंटली अभी जो है लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। तो ये आप डिपेंड करता है कि आप जो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो। अगर स्पेशली मेरा बताना हो, तो मैं तो बोलूँगा कि आप यहाँ पे लॉस बुक कर लीजिए। क्योंकि देखिए पिछले अगर 1 ईयर की बात करो, तो इंडिया में वैसे ही जो है बुल मार्केट चल रहा है, राइट। सारे इंडिसेज जो है सेंसेक्स 50,000 के ऊपर चला गया। कई सारे ऐसी कंपनी है जिन्होंने 300 से 400% को आसपास का जो रिटर्न दिया पिछले 1 साल में। तो इतने बड़े बुल मार्केट में भी अगर कंपनी का चार्ट जो है इस तरीके का है, कंपनी लगातार गिरावट दिखाई दे रही है, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब कंपनी कब बढ़ेगी? या जब बुल मार्केट नहीं बढ़ रही, तो और अगर मान लीजिए पूरा पूरा मार्केट गिर रहा है, तो उस टाइम तो कंपनी और गिरेगी, राइट।
तो अगर बुल मार्केट में ये अगर रिकवर कर पा रही है तो मेरे हिसाब से अभी आपको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि ये कंपनी जो है रिकवर कर सकती है और आपका पैसा जो है रिकवर कर सकता है। देखिए अगर बिजनेस वगैरह में प्रॉब्लम होता है कभी 1 साल 2 साल, तो वहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होती है कि चलो ठीक है यार, बिजनेस है, कभी अच्छा करता है कभी बुरा करता है। लेकिन जो बिजनेस चलाने वाला आदमी ही ईमानदार नहीं है, वही यार थोड़ा फ्रॉड है, तो फिर तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो इसी बात पे जो है मैं आपको लास्ट वार्निंग देकर बोलूँगा कि यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल पे फंसे हो या थोड़ा बहुत अगर आपको लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। किसी और अच्छी कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आपके बारे में सोचना चाहिए। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं सब कुछ आपको बता पाया हूँ, इनके जो बिजनेस मॉडल, उसके साथ साथ क्या क्या जो कंपनी में प्रॉब्लम रही है और क्यों जो शेयर प्राइस इतना ज़्यादा गिर रहा है पिछले 3-4 साल से। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।